आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लेखांकन समीकरण है उससे संबंधित एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, इसे हम आपको समझाएंगे। प्रैक्टिकल हमारा कि निम्नलिखित सूचनाओं से लेखांकन समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको लेखांकन समीकरण ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 11वीं में 2 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लेकर आया है। कहा गया है कि रोकड़ से व्यापार शुरू किया 75,000 रुपये, सुनील से माल खरीदा 30,000 रुपये, दिलीप को माल बेचा, लागत 5,000 रुपये और 6,000 रुपये में बेचा। इसका लेखांकन समीकरण हम तैयार करते हैं। इसके लिए प्रारूप देखिए हम बनाते हैं लेखांकन समीकरण, और यहाँ पर हम साइड में हल लिखते हैं। इसके बाद प्रश्न हल करना चाहते हैं लेखांकन समीकरण। अब देखिए इसमें प्रारूप जो है वो प्रारूप आपको याद ही होगा, हमने जैसा आपको बताया है पिछली वीडियो में कि पहला जो कॉलम होता है ये विवरण का बना लेते हैं, और विवरण के कॉलम में जो हमारा लेखांकन समीकरण का सूत्र होता है वह है संपत्ति बराबर पूंजी धन दायित्व। तो हम आधे भाग को संपत्ति मान लेते हैं और आधे भाग को पूंजी धन दायित्व मान लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो व्यवहार है हमारा वह लिखते हैं विवरण में। इसको हम व्यवहार भी कहते हैं ट्रांजैक्शन के नाम से। रोकड़ से हम जैसा लिखा है उसी प्रकार करते हैं। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, और यहाँ पर व्यापार प्रारंभ करता है रोकड़ से। तो आपको मालूम है कि जब व्यापार प्रारंभ करेगा तो जो बिजनेस है वहाँ पे रोकड़ आएगी, और रोकड़ यहाँ पे संपत्ति मानी जाती है, इसलिए रोकड़ कहेंगे उसे। और यह रोकड़ किसने लगाया है? मालिक ने लगाया है। व्यापार शुरू किया है तो मालिक ने पैसा लगाया, और जब मालिक पैसा लगाता है तो उसको हम पूंजी के नाम से जानते हैं, तो हमने इसे पूंजी कहा। अब कितना लगाया है तो देखिए हमारा राशि लिखी है 75,000 रुपये, तो हमने लिख दिया 75,000 रुपये, और पूंजी भी व्यापार में आई अब 75,000 रुपये। यह किस मान्यता के आधार पर है? तो पृथक वैधानिक या सत्ता की अवधारणा, इकाई लेखांकन की अवधारणा विभिन्न नामों से जाना जाता है, उसके आधार पर हमने ये लेखांकन किया। दूसरा देखिए सुनील से माल खरीदा, हम भी लिखते हैं दूसरा सुनील से माल खरीदा। अब सुनील से माल जो खरीदा है, यह खरीदा है, तो अब बताइए आप नगद खरीदा है या उधार खरीदा? यहाँ पे तो यहाँ पर सीधा सीधा यदि किसी व्यक्ति ने नगद खरीदा है तो उसका नाम लिखने की हमें व्यापार में ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने नगद आया हमारी दुकान में, पैसे दिया, हमने माल दिया और वो चला गया। अब याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाम लिखा है। इसका मतलब हमने नाम क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि उससे हमें लेना है या देना है। क्रय और विक्रय के अनुसार नाम लिखा है तो लेना है या देना है, इस धारणा के कारण हम यहाँ पर उसका नाम लिखते हैं। अब सुनील से माल खरीदा, हमने माल खरीदा है अर्थात सुनील से खरीदा है, तो सुनील को हम उस माल का पैसा देना होगा। इसीलिए अब देखिए हमारे पास रोकड़ तो नहीं आएगी, लेकिन सुनील से जब माल खरीदा हमने तो माल आएगा हमारे पास, और माल आएगा कितने का आएगा? जो राशि लिखी है 30,000 रुपये का माल आ जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो हमें ये सुनील को पैसे देना होगा, अर्थात जो सुनील है वो कौन हो जाएगा? हमारा लेनदार, लेने वाला हो जाएगा, हमसे पैसे ये लेगा, इसलिए लेनदार में 30,000 हो जाएगा, लेकिन पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब देखिए ये जो लेखांकन है, हमने लेखांकन किया है, इस लेखांकन के समीकरण को हम जोड़ते हैं तो रोकड़ हमारे पास हो जाएगी 75,000 रुपये, माल हो जाएगा हमारे पास 30,000 रुपये, और पूंजी हो जाएगी 75,000 रुपये, और लेनदार यहाँ पे 30,000 रुपये हो जाएंगे। यह लेखांकन समीकरण के नाम से हम जानते हैं इसे, पहला समीकरण। अब इसमें मिला के भी यदि देखते हैं तो 75 और 30 1,05,000, 75 और 30 1,05,000, दोनों तरफ का योग एक जैसा है, इसलिए ये समीकरण है। अगली प्रविष्टि देखते हैं, दिलीप को माल बेचा। यहाँ पे लिखते हैं दिलीप जो है, दिलीप को बेचा। अब बेचा है तो आप देखिए यहाँ पे बेचा कितने में?
6,000 रुपये में बेचा है। तो नाम लिखा है, नाम लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि ये कैसा बेचा होगा, हमने उधार बेचा होगा। तो यहाँ पे रोकड़ आएगी क्या? नहीं आएगी। लेकिन माल यहाँ पे जो है तो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल जाएगा। माल कितने का जाएगा? 5,000 का माल हमारा यहाँ पे जा रहा है, 5,000 का जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो 5,000 का जाएगा, लेकिन क्या ये पैसे दिया? नहीं दिया। यानी कभी ना कभी तो हमको देगा, वो हमारी संपत्ति बन जाएगा। और जो पैसा हमको मिलेगा बाद में, वही लोग तो देनदार कहलाते हैं हमारे। अर्थात यहाँ पे 6,000 रुपये हम लेंगे उससे, क्योंकि हमने 6 में बेचा। भले वो माल हमारा कितने का था? 5,000 का था, लेकिन 6 में बेचा है। तो जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, वह 1,000 क्या हो जाएगा? हमारे लिए लाभ हो जाएगा। और लाभ हो जाएगा तो लाभ किसको मिलता है? मालिक को मिलता है। और मालिक का पैसा ही कौन सा कहलाता? पूंजी। इसलिए वह पैसा पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा वह लाभ होगा तो जोड़ दिया जाएगा पूंजी में, और हानि होगी तो पूंजी से घटा दिया जाएगा, क्योंकि तिजोरी का पैसा कम हो जाएगा। इसलिए अब देखिए लेखांकन जो समीकरण हमारा तैयार होता है वह हम जोड़ देते हैं और तैयार होगा, वो हमारे सामने होगा। रोकड़ हमारे पास व्यापार में 75,000 होगी। माल जो होगा वो 25,000 का बचेगा, क्योंकि 5,000 लागत का हमने बेच दिए। लेकिन देने वाले देनदार जो है वो 6,000 के हमारे पास हो जाएंगे। पूंजी हमारे पास 76,000 हो जाएगी और लेनदार जो हैं वो 30,000 के यहाँ पे हो जाएंगे। यदि हम दोनों तरफ का योग करते हैं तो 75 और 25 1,06,000 यहाँ का योग हो जाएगा 1,06,000 संपत्ति पक्ष का हो जाएगा। और दायित्व पक्ष में देखिए 76,000 और 30,000 1,06,000 यहाँ पे भी हो जाएगा। अर्थात संपत्ति का जितना योग है उतना ही दायित्व पक्ष का योग है। इसीलिए हमारा लेखांकन जो समीकरण है, लेखांकन समीकरण, वह समीकरण क्या होता है? संपत्ति जितनी होगी, संपत्ति बराबर पूंजी धन दायित्व। और यह जो समीकरण है, इस समीकरण को 1 नंबर में पूछा जाता है विकल्प के रूप में। अक्सर करके इस समीकरण को पूछ लिया जाता है। इसमें से कोई एक मद को यहाँ पे हटा दिया जाता है और समीकरण पूछ लिया जाता है, विकल्प में पूछ लिया जाता है। यह संपत्ति के बराबर क्या होता है? पूंजी की जगह डैश दे देगा, संपत्ति बराबर खाली स्थान धन दायित्व। इस टाइप से एक क्वेश्चन बना के यहाँ पे दे दिया जाता है। और तो और कॉम्पिटिशन परीक्षा तक में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको बिल्कुल ही लेखांकन समीकरण का सवाल समझ में आया होगा। यदि कोई आपको कठिनाई आती है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।